हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे समाश्रित संविदा के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो आज की वीडियो में इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके केवल 150 रुपीज़ में हिंदी लैंग्वेज में और सिंपल लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स ले सकते हैं। समाश्रित संविदा। समाश्रित संविदा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, यानी भारतीय संविदा अधिनियम है, उसकी धारा 31 से लेकर 36 तक इनके बारे में प्रावधान किए गए हैं। इन संविदा का मतलब क्या होता है? क्या होता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? तो इसका सिंपल मीनिंग होता है, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जो प्रॉमिस किया जाता है सामने वाले से, उनका पालन ऐसी अनिश्चित घटना पर आधारित होता है जो घटित भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। मतलब आपने किसी से ऐसा प्रॉमिस कर लिया, ऐसे वचन का आप पालन करने के लिए सामने वाले को विश्वास दिला रहे हो कि वो जो घटना घटेगी वो बिल्कुल अनिश्चित है, मतलब निश्चित नहीं है, सर्टेन नहीं है वो घटना जो घटेगी, और ऐसी घटना है कि वो घटित भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। अब ये जो समाश्रित संविदा है, इनको हम सशर्त संविदा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सशर्त संविदा। और यहाँ पर बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इनका सिंपली मीनिंग क्या होता है इन संविदाओं का, और कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ से कहाँ तक इसके प्रावधान दिए गए हैं। अब हम इन सारे सेक्शंस को एक एक करके अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 31 की, यानी कि धारा 31 की, जिसमें सबसे पहले डेफिनेशन दी गई है समाश्रित संविदा की। ये जो परिभाषा है ये आपको सबसे पहले सेक्शन 31 में मिलेगी, ये पता होना चाहिए। बाकी अलग अलग कंडीशंस दी गई हैं अलग अलग सेक्शन में। तो सबसे पहले अगर बात करूं मैं सेक्शन 31 की, यानी कि धारा 31 की, तो ये कहती है कि एक ऐसी संविदा जो ऐसी संविदा के संपार्श्विक किसी घटना के घटित होने पर ही किसी बात को करने या ना करने के लिए होती है, उसी को कहते हैं हम समाश्रित संविदा। अब सिंपली यहाँ पे जो संपार्श्विक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है, मतलब एक ऐसी घटना अगर घटने वाली है जो आपस में कोलैटरल हो, एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, उस घटना के घटित होने पर अगर कोई बात करनी है या नहीं करनी है, तो उसी को बोलते हैं समाश्रित संविदा। अब एग्जाम्पल से इसको ईजिली समझते हैं। मान लो ए बी से ये कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अगर बी का घर जल जाए तो मैं 10,000 रुपये दूंगा। यहाँ पर ए एक तरीके से बी को प्रोटेक्शन दे रहा है कि अगर कभी भी बी का घर जल जाए तो वो 10,000 रुपये देगा बी को। कौन देगा? ए देगा, अपनी तरफ से देगा। अब इसे ज़रा ध्यान से समझो। यहाँ पर अगर बी का घर जल जाए तो ए क्या करेगा? 10,000 रुपये बी को देगा। लेकिन अगर ना घर जला, घर में आग ना लगी, घर ना जल पाया, तो फिर बी थोड़े ही ना ए को 10,000 रुपये देगा। ऐसा तो कुछ नहीं है कि बी भी उसको बदले में कुछ देगा। सिर्फ ए ही तो कह रहा है कि मैं तुम्हें दूंगा, अगर तुम्हारा घर जल गया तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। तो ये क्या हुआ? ये हो गया आपका कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे कोई रेसिप्रोकल की बात नहीं हो रही है, बदले में कुछ मिलने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे सिर्फ वचन की बात हो रही है, पारस्परिक वचन की बात नहीं हो रही है कि ये हुआ तो मैं तुम्हें दूंगा, ना हुआ तो तुम मुझे देना। अगर किसी बात में किसी मान लो 2 लोग हैं, अब 2 लोग के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, दोनों आपस में समझौता करते हैं कि अगर कल बारिश हुई तो तुम मुझे 10,000 देना, ना हुई तो मैं तुम्हें दूंगा। अगर ऐसी बात है 2 लोगों के बीच में, तो ये हो जाएगा फिर आपका समाश्रित संविदा नहीं, ये हो जाएगा आपका बाजी का करार। बाजी का करार जिसको हमने समझा था जब हमने वॉइड एग्रीमेंट समझे थे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सेक्शन 30 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो धारा 30 है, वो हमें कहती है कि अगर कोई 2 लोग इस तरीके का करार करते हैं तो वो वॉइड होगा, शून्य होगा। उसको आप कोर्ट से इन्फोर्स नहीं करा सकते, उसको लागू नहीं करा सकते न्यायालय से। लेकिन समाश्रित संविदा में ऐसा कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं होता कि अगर ये काम हुआ तो मैं तुम्हें दूंगा, ना हुआ तो तुम मुझे देना। इसमें ऐसे किसी बदले की बात नहीं होती, लेकिन बाजी के करार में होती है ना। बस दोनों में यही फ़र्क है, बाजी के करार में और समाश्रित संविदा में। तो ये जो भी हमने एग्जाम्पल समझा कि अगर बी का घर जल गया तो ए उसको 10,000 रुपये देगा, ये एक समाश्रित संविदा है। नहीं जला तो फिर थोड़ी ना ए बी को कुछ देगा, ना ही बी उसको कुछ देगा। तो बस इतना ही डिफरेंस है।
इसी तरीके से मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अगर तुम सी से शादी करो तो मैं तुम्हें 15,000 रुपये दूंगा। तो ये क्या है? ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अगर बी सी से शादी करेगा तो ही उसको पैसे मिलेंगे, तो ही उसको 15,000 रुपये मिलेंगे जो ए देने वाला है, नहीं की तो नहीं मिलेंगे। तो बस इतना ही इसमें डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है, कन्फ्यूज़न कुछ नहीं है। कभी कभी जो स्टूडेंट हैं उनके माइंड में यही कन्फ्यूज़न रहता है कि यही सेम बात तो हमने सेक्शन 30 में भी पढ़ी थी बाजी के करार में, बट वहाँ पे रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है, वहाँ पे पारस्परिक वचन होता है। आपस में दो लोग मिलकर करार करते हैं कि ये हुआ तो तुम मुझे देना, नहीं हुआ तो तुम देना, है ना, मैं तुम्हें दूंगा, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम एक केस लॉ भी समझते हैं, चंदूलाल वर्सेस CIT। इस केस में कोर्ट ने ये बोला था कि जितने भी आपकी लाइफ इंश्योरेंस होता है, मतलब जो जीवन बीमा होता है, उसको छोड़कर सारी की सारी जो इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ होती हैं वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट आपके कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये यहाँ पे कोर्ट ने बोला, है ना, क्योंकि घटना जो आपका जो जीवन बीमा होता है, जो लाइफ इंश्योरेंस होता है, उसमें तो बिल्कुल निश्चितता है ना कि किसी व्यक्ति की अब नहीं तो कभी ना कभी तो डेथ होगी। लेकिन और जितने भी आपके बीमे होते हैं, जितने भी आपके इंश्योरेंस होते हैं, उनमें ज़रूरी तो नहीं ना कि दुर्घटना हुई, ऐसा नहीं है। तो इसलिए कोर्ट ने यही बोला कि जीवन बीमा को छोड़कर जितने भी दूसरी की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सब के सब आपके कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब हम एक एक करके और आगे के सेक्शन समझेंगे। तो आई होप सेक्शन जो 31 था वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे हम सेक्शन 32 की। धारा 32 क्या कह रही है? ऐसी संविदाओं का परिवर्तन जो किसी घटना के घटित होने पर समाश्रित हो। अब देखो सिंपली ये सेक्शन क्या बात कर रहा है। ये सेक्शन कह रहा है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपने किया है, मतलब किसी निश्चित भावी घटना के घटित होने पर, एक ऐसी घटना जो बिल्कुल सर्टेन है, बिल्कुल निश्चित है, उसके घटित होने पर अगर किसी बात को करने या ना करने के लिए समाश्रित संविदाओं का पालन आप कब कराओगे? तो जब तक, अब मान लो तब तक जब तक वो लॉ के द्वारा लागू ना कराए जा सके, जब तक कि वो घटना घटित ना हो जाए। अगर वो घटना मान लो इम्पॉसिबल हो जाएगी तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पर शून्य हो जाएगा। यानी एक तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव बात कही गई है इस सेक्शन में। और अगर मान लो घटना फ्यूचर में घटित होने वाली हो और बिल्कुल अनिश्चित हो, निश्चित ही ना हो कि घटेगी या नहीं घटेगी, तो अगर वो घटना घटित हो जाएगी ना तो इम्पॉसिबल या फिर इम्पॉसिबल हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाएगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पर बात की गई है जो किसी घटना के घटित होने पर निर्भर करते हैं। मतलब अगर ये घटना घटी तभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मान्य होगा, अगर नहीं घटी या इम्पॉसिबल हो गया उसका घटना तो फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो बी ए से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अगर सी मर गया, सी के मरने के बाद ही अगर ए जीवित रहा, मतलब पहले सी की डेथ होगी, अगर उसके बाद भी ए जीवित रहा तो वह बी का घोड़ा खरीद लेगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट का पालन लॉ के द्वारा आप नहीं कर सकते। कब तक नहीं करा सकते? जब तक ए के जीवन में सी ना मर जाए, क्योंकि शर्त ही एक ऐसी लगा दी कि पहले सी की डेथ होनी चाहिए और ए उसके बाद भी जीवित बचना चाहिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव बात हो रही है कि घटना घटित होनी चाहिए। अगर घटना घटित नहीं हुई, इस एग्जाम्पल में अगर सी की डेथ नहीं हुई तो फिर उसका घोड़ा उसको कैसे मिलेगा? तो यही बात यहाँ पर सिंपली कही गई है। तो पॉजिटिव बात कर रहा है ये सेक्शन। इसके बाद बात करेंगे धारा 33 यानी सेक्शन 33 की। ये बिल्कुल सेक्शन 32 का एकदम उल्टा है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कि आप उन संविदाओं का, उन कॉन्ट्रैक्ट को कैसे लागू कराओगे जो किसी घटना के घटित ना होने पर समाश्रित होते हैं। ऊपर हमने क्या पढ़ा कि जब घटना घटित होगी तब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकते हो, उसको लागू करा सकते हो। बिल्कुल सेम वही उल्टी बात कही गई है सेक्शन 33 में कि आप उन कॉन्ट्रैक्ट का पालन कैसे कराओगे जब वो घटना घटित ना होने पर निर्भर करते हो। मतलब कोई घटना घटित नहीं होगी तभी आप कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकते हो। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? तो यहाँ पे एक तरीके से नेगेटिव एस्पेक्ट अपनाया गया है। वहाँ तो पॉजिटिव बात थी कि घटना घटित होनी चाहिए तब आप उसको लागू कराओगे, यहाँ पे नेगेटिव बात हो रही है कि घटना घटित नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक नेगेटिव पहलू दिखाया गया है। ठीक, दोनों में फ़र्क समझ आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मान लो कोई ऐसी बात हुई है, दो लोगों के बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ये घटना अगर घटित नहीं होगी तब हमारा कॉन्ट्रैक्ट लागू होगा, तो यहाँ पर उसका पालन आप तभी करा सकते हो जब या तो वो घटना घटित होनी इम्पॉसिबल हो जाए, मतलब अब तो ये घटेगी ही नहीं,
है ना, उसमें इम्पॉसिबल चीज़ आपको दिखाई दोगे तभी, इससे पहले आप उसको लागू नहीं करा सकते। फॉर एग्जाम्पल, ए जो है वो बी से ये करार करता है कि अगर कोई जलयान, एक शिप है, एक स्पेसिफिक शिप है, पानी का जहाज़, अगर वो जल जाएगा ना और वो वापस नहीं आएगा जलकर, तब मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो वो अगर मान लो वो जलयान, वो पानी का शिप डूब जाता है या जल जाता है, वापस ही नहीं आता लौट के, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट का पालन उसके डूबने से कराया जा सकता है, क्योंकि वो घटना यहाँ पर उसी चीज़ की बात हुई है कि अगर वो वापस ना आया, है ना, तो यहाँ पे अब आप उसका पालन करा सकते हो। तो घटना नहीं घटनी चाहिए, सिंपली यहाँ पर ये बात हुई है। वहाँ पे तो हो रहा था कि घटना घटित होनी चाहिए और यहाँ पे था कि घटना घटित नहीं होनी चाहिए। तो सिंपली दोनों में यही डिफरेंस है। इसके बाद आता है आपका सेक्शन 34 यानी कि धारा 34। क्या कह रही है कि जिस घटना पर संविदा समाश्रित है, यानी कोई घटना है और उस पर आपका कॉन्ट्रैक्ट लागू होना है, लेकिन वो जो घटना है वो किसी जीवित व्यक्ति का भावी आचरण, उसका फ्यूचर का कंडक्ट होना चाहिए, तो वो घटना कब इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो यहाँ पे दो बातें दी गई हैं। पहला, जब वो व्यक्ति कोई ऐसी बात कर देता है जो किसी लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर, यानी परिसीमित समय के भीतर या उत्तर भावी आकस्मिकताओं के बिना उस व्यक्ति के द्वारा वैसा करना असंभव कर दे। मतलब वो व्यक्ति कोई ऐसी बात कर दे जिससे कि अब उस कॉन्ट्रैक्ट का आप पालन ही नहीं करा सकते, वो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया। तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक, तो अगर यहाँ पे सिंपली यही बात कही गई है कि अगर मान लो आपने किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और वो कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी घटना पे आधारित है जो किसी व्यक्ति के फ्यूचर कंडक्ट पे डिपेंड करता है, उस व्यक्ति का फ्यूचर में कंडक्ट क्या होगा, उसका भविष्य में आचरण क्या होगा, उस पर अगर डिपेंड करता है, तो वो व्यक्ति मान लो ऐसा कोई काम कर दे जिससे कि वो इम्पॉसिबल हो जाए, या फिर यहाँ पे उत्तरदायी आकस्मिकता की बात हो रही है, किसी फ्यूचर कंटिंजेंसी की बात हो रही है, यानी फ्यूचर के भी फ्यूचर की बात हो रही है। तो यहाँ पे कोई घटना फ्यूचर में होगी लेकिन फ्यूचर के भी फ्यूचर की बात हो रही है ना। अब यहाँ पे इस सेक्शन में एक एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक, यहाँ पर एग्जाम्पल को समझो। देखो, ए ये करार करता है कि अगर सी से बी शादी करे तो वो बी को कुछ पैसे देगा। अब जो सी है वो डी से शादी कर लेती है। किससे कर लेती है? डी से। बी से नहीं करती, डी से कर लेती है। अब यहाँ पे जब उसने डी से शादी कर ली तो अब सी से बी कैसे शादी करेगा? वो तो इम्पॉसिबल हो गया ना। सी ने एक ऐसा कंडक्ट कर दिया जिससे कि अब बी उससे शादी नहीं कर सकता, लेकिन वो तभी संभव है जब या तो डी की डेथ हो जाए, सी का हस्बैंड कौन है? डी, उसकी डेथ हो जाए, या तभी तो बी सी से शादी कर सकता है। तो फ्यूचर के भी फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का फ्यूचर कंडक्ट पर बेस होती है कोई घटना और उसका आपको पालन कराना है, तो वो जो है वो यहाँ पर उस व्यक्ति के कंडक्ट पर निर्भर करता है, क्योंकि वो जीवित व्यक्ति का भावी आचरण है। या तो आप उसका पालन तभी करा सकते हो जब वो व्यक्ति एक लिमिटेड टाइम के अंदर, एक परिसीमित समय के अंदर अब यहाँ पर उसका वैसा करना असंभव कर दे, मतलब इम्पॉसिबल कर दिया आप, यहाँ पर वो बात हो रही है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 35 यानी कि धारा 35। ये क्या कह रही है? अब यहाँ पे सेक्शन 35 में भी 2 बातें हैं। इसमें पहली बात यह है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो एक लिमिटेड टाइम के अंदर किसी विशिष्ट घटना के घटित होने पर निर्भर करते हो, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम है, मान लो 6 महीने का टाइम है, 1 साल का टाइम है, और ए बी से ये कॉन्ट्रैक्ट करता है कि 1 साल के अंदर अगर ये घटना घट गई ना तो हम अपना कॉन्ट्रैक्ट लागू कराएंगे। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि वो कब वॉइड हो जाएगा? जब वो एक लिमिटेड टाइम के अंदर उसके घटित होने पर निर्भर करता है। इसी तरीके से सेकंड चीज़, किसी विशिष्ट घटना के तय समय के अंदर घटित ना होने पर, पहले में बात क्या हो रही थी कि घटना घटित होनी चाहिए एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, सेकंड पॉइंट में बात हो रही है कि घटना घटित नहीं होनी चाहिए वो भी स्पेसिफिक टाइम के अंदर, तो उसको आप कब लागू करा सकते हो। सिंपली ऐसे ही उल्टे की बात हुई है ना, जैसे हमने अभी 32 और 33 में पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करो। पहला जो पॉइंट है उसमें कहा गया है कि एक फिक्स टाइम रख दिया इन्होंने, और फिक्स टाइम के अंदर वो घटना घटित होनी चाहिए तभी आप उसको लागू कराओगे। ठीक, अब घटना घटने और ना घटने दोनों का फिक्स टाइम यहाँ पे बताया गया है सेक्शन 35 में। इसमें अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि अगर फिक्स टाइम में कोई घटना घटित हो गई तो आप उसको लागू करा लोगे अपने कॉन्ट्रैक्ट को, और अगर वो घटना इम्पॉसिबल हो जाए तो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका वॉइड। बस इतना ही बात है। इसी तरह सेकंड पॉइंट में यही बात हुई है कि अगर
जो पैरा 2 है इसका, यही बात है कि अगर घटना फिक्स टाइम में नहीं घटी तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लागू हो जाएगा। और अगर यहाँ पर मान लो वो घट जाती है, क्योंकि आपने तो ना घटने पे करा था ना कॉन्ट्रैक्ट, वो घट जाती है, तो यहाँ पर एक लिमिटेड टाइम लगा दिया गया है, तो फिर आप उसको लागू नहीं करा सकते, है ना। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि घटना, आपका जो टाइम था, जो फिक्स टाइम था, आपने फिक्स टाइम के अंदर ये तय किया था कि वो घटित नहीं होनी चाहिए। तो वही दोनों बातें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक, चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ए ये प्रॉमिस करता है कि अगर कोई जलियान, कोई शिप 1 साल के अंदर वापस आ जाए तो वो बी को पैसे देगा। अगर वो जो जलियान है, वो जो शिप है, वो उस साल के अंदर वापस आ जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट का आप पालन करा लोगे। और अगर उस साल के अंदर ही वो जलकर ख़त्म हो जाए तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट कैसे पालन कराओगे? फिर तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया ना आपका, क्योंकि आपका करार क्या था कि घटना घटित होनी चाहिए, है ना, 1 साल के अंदर वो वापस आना चाहिए। बस ऐसे ही इसका उल्टा सेकंड पॉइंट में है कि अगर जलियान 1 साल के अंदर नहीं आया तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अब मान लो जलियान 1 साल के अंदर आया ही नहीं, तो फिर उसका पालन हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे यही बताया गया है। इसके बाद आता है सेक्शन 36, सबसे लास्ट का सेक्शन है आपके इस कॉन्सेप्ट का, और इसमें बताया गया है कि अगर हम किसी से ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो आपकी कंटिंजेंसी पर डिपेंड है, यानी कि असंभव घटना, किसी इम्पॉसिबल इवेंट पर डिपेंड हो, तो वो वॉइड हो जाएगा, चाहे पार्टीज़ को उस घटना की असंभवता या इम्पॉसिबिलिटी का पता हो या ना हो। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सेक्शन 36 ये कहता है कि अगर कोई किसी इम्पॉसिबल चीज़ के लिए, किसी इम्पॉसिबल घटना के लिए किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आपका वॉइड होगा, ये कह रहा है ये सेक्शन। फॉर एग्जांपल, मान लो अगर ए ये करार करता है कि अगर 2 सीधी रेखाएं एक जगह को घेर लें तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, बी से कहता है वो, तो क्या ये 2 सीधी रेखाएँ किसी जगह को घेर सकती हैं? नहीं ना, ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है। तो इम्पॉसिबल इवेंट पे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये वॉइड होगा। यहाँ पर यही बताया है कि आप किसी इम्पॉसिबल चीज़ के लिए जो है किसी से कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते। ठीक, अब यहाँ पर जैसे ए जो है वो करार करता है बी से कि ए की जो पुत्री है सी, मतलब उसकी जो लड़की है सी, वो बी से शादी कर ले, तभी वो बी को 1000 रुपये देगा। अब जिस टाइम उसने एग्रीमेंट किया था उस समय तो सी की तो डेथ हो चुकी थी, फिर भी वो कह रहा है, तो यहाँ पर ऐसा एग्रीमेंट भी शून्य है। तो बस यहाँ पर इम्पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, और ये जो सेक्शन है ये सबसे लास्ट का सेक्शन है इस कॉन्सेप्ट का। तो आई होप आज की वीडियो में जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट यानी समाश्रित संविदा, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया। एक एक सेक्शन मैंने समझाने की कोशिश की है एग्जाम्पल के साथ। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।